तो जिस टॉपिक के लिए आप सभी ने मुझे सबसे ज्यादा रेकमेंड किया है वो है एब्सोल्यूट कार्नेज। एब्सोल्यूट कार्नेज मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसी कॉमिक के अंदर हमें कार्नेज का सबसे पावरफुल वर्जन भी दिखाया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एब्सोल्यूट कार्नेज की कॉमिक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और इस कॉमिक के सारे मेजर इवेंट्स को भी जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. तो एब्सोल्यूट कार्नेज एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसकी स्टोरी 2-3 अलग अलग कॉमिक्स के साथ कनेक्टेड है, पर हम अभी उन इवेंट्स को जान लेते हैं जो कि एब्सोल्यूट कार्नेज से जुड़े हुए हैं। तो एब्सोल्यूट कार्नेज के इवेंट से पहले ग्रैंडल नाम का एक सिम्बियोट ड्रैगन किसी तरह अर्थ पर आ जाता है और ये ग्रैंडल सिम्बियोट हाई पॉइंट से जुड़ा होता है, जिस वजह से इसे नल कंट्रोल कर पा रहा होता है। ग्रैंडल नाम का ये ड्रैगन सिम्बियोट बहुत ज्यादा पावरफुल है और अर्थ पर आकर ये वेनम और कार्नेज से मिलता है। अब वेनम और कार्नेज दोनों ही हाई माइंड से कनेक्टेड नहीं होते, जिस वजह से ये नल और सिम्बियोट्स की हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं जानते। पर ग्रैंडल से मिलने के बाद ये दोनों हाई माइंड से जुड़ जाते हैं और इन्हें सिम्बियोट्स की सारी हिस्ट्री याद आ जाती है और साथ ही इन्हें अपने गॉड यानी नल के कैद होने के बारे में भी पता लग जाता है। पर अब क्योंकि वेनम एक अच्छा सिम्बियोट है इसीलिए वो नल को आजाद नहीं करना चाहता, पर कार्नेज वेनम से बिल्कुल उल्टा है। कार्नेज एक इवल सिम्बियोट है, इसीलिए वो अपने गॉड नल को आजाद करना चाहता है और इसके लिए कार्नेज उस ग्रैंडल सिम्बियोट से बॉन्ड हो जाता है और पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। पर नल को आजाद करने के लिए कार्नेज को कई सारे सिम्बियोटिक कोडेक्स की जरूरत है और अब ये सिम्बियोटिक कोडेक्स क्या है और कार्नेज इनकी मदद से नल को कैसे आजाद करता है, ये सब जानने के लिए इस कॉमिक एक्सप्लेनेशन को पूरा जरूर देखें। तो एब्सोल्यूट कार्नेज कॉमिक की स्टार्टिंग में हम एडी ब्रॉक को देखते हैं, जो कि अपने बेटे डिलन ब्रॉक को सिम्बियोट्स और नल के बारे में बता रहा होता है। एडी अपने बेटे डिलन से कहता है कि ये जितने भी सिम्बियोट्स हैं नल उनका गॉड है और उसी ने इन सभी सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। नल गॉड ऑफ डार्कनेस है और वो यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले से एग्जिस्ट करता है। पर जब सेलेस्टियल्स ने इस यूनिवर्स को क्रिएट करना शुरू किया तब वो यूनिवर्स में लाइट लेकर आए, लेकिन नल को लाइट बिल्कुल पसंद नहीं है और इसीलिए नल और सेलेस्टियल्स के बीच एक वॉर छिड़ गई। ये वॉर कई सालों तक चलती रही क्योंकि नल का सिर्फ एक ही मकसद था कि इस दुनिया में जितनी भी लाइट है उसे खत्म कर दिया जाए। पर जब नल के बनाए हुए सिम्बियोट्स को इस बारे में पता चला तब उन्होंने नल को चारों तरफ से घेर कर उसे एक प्लेनेट पर कैद कर दिया, जिस प्लेनेट का नाम है क्लिंटार। यानी क्लिंटार कोई प्लेनेट नहीं बल्कि एक केज है जिसके बिल्कुल बीच में नल कैद है। इसके आगे एडी ब्रॉक कहता है कि आज से कुछ साल पहले उसी केज से एक सिम्बियोट किसी तरह अर्थ पर आ गया, जिसके बाद वो मुझसे बॉन्ड हो गया और इसी तरह क्रिएशन हुआ वेनम का। पर इतने समय में वेनम सिम्बियोट एडी से कई बार अलग भी हुआ और उसने एडी से अलग होने के दौरान बहुत से दूसरे होस्ट भी बनाए। इसके आगे एडी ब्रॉक अपने बेटे डिलन को सिम्बियोटिक कोडेक्स के बारे में बताता है और ये सिम्बियोटिक कोडेक्स ही इस कॉमिक का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एडी अपने बेटे से कहता है ये जो सिम्बियोट्स होते हैं वो जब भी किसी होस्ट के साथ बॉन्ड होते हैं तब उससे अलग होने के बाद भी वो अपना एक छोटा सा पार्ट उनकी बॉडी के अंदर ही छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो पार्ट होस्ट के डीएनए से बाइंड हो जाता है और उसी छोटे से पार्ट को सिम्बियोटिक कोडेक्स कहते हैं। फिर इसके बाद डिलन ब्रॉक एडी से कहता है जो आदमी इन सभी कोडेक्स को इकट्ठा करने में लगा हुआ है वो सही आदमी है ना, जिस पर एडी जवाब देता है वो कोई आदमी नहीं है, वो है कार्नेज। ये सारी बात सुनकर डिलन काफी डर जाता है और वो एडी से कहता है इसके लिए हमारे पास कोई प्लान तो होना चाहिए, जिसे सुनकर एडी ब्रॉक कहता है हाँ प्लान तो है पर शायद वो किसी को खास पसंद नहीं आने वाला। पर एडी ब्रॉक कुछ कहता उससे पहले ही हर जगह की डिस्प्ले पर एडी ब्रॉक की फोटो दिखने लगती है जिसमें उसे एक क्रिमिनल बताया जाता है। एडी ब्रॉक और डिलन ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही इस बारे में कुछ नहीं समझ पाते। ये सब देखकर डिलन ब्रॉक एडी से इन सब के बारे में पूछता है, जिस पर एडी उसे बताता है ये सब कार्नेज ने किया है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इसके तुरंत बाद ही एडी अपने बेटे डिलन का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागकर एक स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहाँ पहुंचकर वो ट्रेन का इंतजार करने लगता है। पर तभी हमें दिखता है कि वहाँ क्लीटस कैसिडी भी मौजूद होता है और वो एडी और डिलन को ट्रेन के ट्रैक्स पर धकेल देता है। तभी ट्रेन उनके सामने आने लगती है और ट्रेन को देखकर एडी इस सोच में पड़ जाता है कि अब वो डिलन को कैसे बचाएगा। पर तभी हमें दिखता है कि एडी का पीछा करते हुए वहाँ वेनम आ जाता है और वो एडी से बॉन्ड हो जाता है, जिसके बाद वो सामने आ रही ट्रेन से टकराकर उसे तोड़ देता है। फिर इसके बाद डिलन एडी से पूछता है एडी क्या तुम ठीक तो हो? जिसका जवाब वेनम देता है हाँ हम ठीक है। पर तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ कार्नेज आ जाता है। पर कार्नेज को देखते ही एडी ब्रॉक उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वेनम एडी से कहता है एडी मैं ये सब सेंस कर पा रहा हूँ, कार्नेज पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसके सर पर वो सिंबल भी है, हम उस सिंबल के बारे में जानते हैं, वो ग्रैंडल का सिंबल है। लेकिन एडी वेनम की बातों को इग्नोर करके कार्नेज पर हमला करने की कोशिश करता है, पर कार्नेज एडी के अटैक से बचता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से एडी बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद कार्नेज फिर से उसके पास आता है और वो एडी को और ज्यादा मारने लगता है, जिस वजह से एडी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद कार्नेज एडी से कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते ब्रॉक, वो आ रहा है, गॉड इज कमिंग। पर तभी एडी ब्रॉक अपने पास में पड़ी ट्रेन की तारों को पकड़ लेता है, जिस वजह से कार्नेज और वेनम दोनों को जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है
इलेक्ट्रिसिटी कार्नेज की बहुत बड़ी वीकनेस है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का शॉक पड़ने की वजह से कार्नेज बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद एडी ब्रॉक अपने बेटे डिलन को लेकर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वो दोनों स्पाइडरमैन के पास पहुंच जाते हैं। स्पाइडरमैन के पास आकर एडी ब्रॉक उसे सब कुछ बताता है और वो उससे पूछता है कि इन सबको रोकने में क्या तुम हमारी मदद करोगे। एडी ब्रॉक, डिलन और स्पाइडरमैन ये सारी बातें एक रेस्टोरेंट में बैठकर कर रहे होते हैं और बात करने के दौरान ही एडी का ध्यान टीवी पर चल रहे एक न्यूज पर पड़ता है, जिस न्यूज में बताया जा रहा होता है कि शहर के बाहर बहुत सारे लोगों की लाशें मिली है और जिसने भी इन सबको मारा है उसने इन्हें मारकर यहाँ सजा कर रखा है। ये सब देखकर एडी ब्रॉक सबको समझ आता है और वो स्पाइडरमैन को बताता है कि ये सब कार्नेज ने किया है और ये जितने भी लोगों की लाशें मिली है वो सब कभी न कभी सिम्बियोट से बॉन्ड हो चुके हैं। फिर इसके बाद एडी स्पाइडरमैन से कहता है कि मैं ऐसे किसी को जानता हूँ जो कि इन सबको रोकने में हमारी हेल्प कर सकता है। और ये कहते ही एडी ब्रॉक, डिलन और स्पाइडरमैन तीनों इस आदमी के पास पहुंच जाते हैं और फिर इसके बाद ही हमें पता लगता है कि जिस आदमी के पास ये सब आए हैं वो और कोई नहीं बल्कि द मेकर है। अब जो लोग द मेकर को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मेकर अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स है और अल्टीमेट यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद से ही वो इसी अर्थ पर रह रहा है। पर द मेकर कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं बल्कि एक इवल विलन है। द मेकर के पास पहुंचकर वो सब वहाँ एक बड़ी सी मशीन को देखते हैं और उसे देखकर एडी मेकर से उस मशीन के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में मेकर एडी को बताता है कि ये वही मशीन है जिसे बनाने के लिए तुमने मुझे कहा था, एक ऐसी मशीन जो कि सारे सिम्बियोटिक कोडेक्स को एक्सट्रैक्ट करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। पर इसके बाद ही हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अपने साथ एक छोटे से बच्चे को ले आता है और वो सबको बताता है कि ये नॉर्मन ऑसबॉर्न का ग्रैंडसन है और इसका नाम नॉर्मी है और नॉर्मी भी एक बार सिम्बियोट का होस्ट बन चुका है, इसीलिए मुझे लगता है कि कार्नेज नॉर्मी के पीछे भी जरूर आएगा। इसके बाद स्पाइडरमैन कहता है कि मैं नॉर्मी की बॉडी से कोडेक्स को निकालना चाहता हूँ, पर मुझे मेकर और उसकी बनाई हुई इस मशीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इस बात को सुनकर मेकर उन सबसे कहता है, अगर तुम नॉर्मी को इस मशीन में नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे किसी को पहले इस मशीन में डाल सकते हो जो कि सिम्बियोट का होस्ट रह चुका हो और साथ ही वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो और कार्नेज का अगला टारगेट भी। मेकर की इन बातों को सुनकर स्पाइडरमैन और एडी ब्रॉक ये समझ जाते हैं कि कार्नेज का अगला टारगेट और कोई नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न है। इसीलिए वेनम और स्पाइडरमैन रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट पर पहुंच जाते हैं क्योंकि यहीं पर नॉर्मन ऑसबॉर्न कैद होता है। दरअसल नॉर्मन ऑसबॉर्न काफी वक्त पहले कार्नेज से खुद को बॉन्ड कर लेता है और बनता है रेड गॉब्लिन और उसी दौरान वो अपने ग्रैंडसन नॉर्मी को भी इन्फेक्ट कर देता है। पर स्पाइडरमैन किसी तरह उसे हरा देता है और उसे कार्नेज से अलग कर देता है, लेकिन कार्नेज से अलग होने के बाद भी उसके अंदर क्लीटस कैसिडी की मेमोरीज रह जाती हैं और वो अपने आप को क्लीटस कैसिडी समझने लगता है और इसीलिए नॉर्मन ऑसबॉर्न को रेवनक्रॉफ्ट में रखा जाता है। स्पाइडरमैन और वेनम किसी तरह रेवनक्रॉफ्ट में घुस जाते हैं और नॉर्मन ऑसबॉर्न को बचाने के लिए उसके सेल के पास पहुंच जाते हैं, पर उसी वक्त वहां पर कार्नेज आ जाता है और उनके पास आते आते वो अपने बॉडी के कुछ टुकड़ों को दूसरे सेल्स के अंदर फेंक देता है, जिस वजह से दूसरे सेल्स के कैदी उन छोटे से पार्ट्स के साथ बॉन्ड हो जाते हैं और वो कार्नेज की आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद वो सारे मिलकर स्पाइडरमैन और वेनम पर हमला कर देते हैं और उनके बीच से कार्नेज आगे आता है और वो स्पाइडरमैन को उठाकर नॉर्मन ऑसबॉर्न के सेल के गेट पर फेंक देता है, जिस वजह से स्पाइडरमैन गेट तोड़कर नॉर्मन ऑसबॉर्न की सेल के अंदर गिर जाता है। पर तभी स्पाइडरमैन नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखता है जो कि पूरी तरह पागल हो चुका है और उसने एक छोटे से ब्लेड से अपने पूरी बॉडी को जगह जगह से काट रखा है। स्पाइडरमैन को देखकर वो उस पर अटैक करने लगता है, पर तभी वेनम नॉर्मन ऑसबॉर्न को एक किक मारता है और स्पाइडरमैन को बचा लेता है। इसके बाद वेनम उस टूटे हुए गेट से कार्नेज और उसकी आर्मी को रोकने की कोशिश करने लगता है और स्पाइडरमैन से कहता है कि हमें दीवार को तोड़कर नॉर्मन ऑसबॉर्न को अपने साथ लेकर निकलना होगा, लेकिन वो लोग कुछ कर पाते हैं उससे पहले ही कार्नेज एडी ब्रॉक को धकेलकर सेल के अंदर आ जाता है और अपने टेंटिकल्स का यूज करके नॉर्मन ऑसबॉर्न को एक सिम्बियोट बना देता है। इसके बाद वेनम और स्पाइडरमैन दोनों ये समझ जाते हैं कि अभी हम कार्नेज को नहीं हरा सकते, इसीलिए वेनम एक दीवार को तोड़ देता है और स्पाइडरमैन को पकड़कर वहां से उड़कर निकल जाता है। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां लेटकर कार्नेज को रोकने के बारे में सोचने लगते हैं, जिसके बाद वेनम और कार्नेज दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो उन बचे हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे जिनके अंदर सिम्बियोटिक कोडेक्स है, जिसके बाद वो उन सभी को मेकर की बनाई हुई मशीन में डाल देंगे ताकि उनकी बॉडी में जो भी सिम्बियोटिक कोडेक्स होगा वो एक्सट्रैक्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद ही हम देखते हैं कि कार्नेज अपनी आर्मी को और बड़ा कर चुका है और वो अपनी आर्मी को बाकी के कोडेक्स को कलेक्ट करने के लिए भेज देता है। इन्हीं में से कुछ आर्मी के साथ नॉर्मन ऑसबॉर्न स्कॉर्पियो के पास पहुंच जाता है क्योंकि स्कॉर्पियो भी एक बार वेनम का होस्ट रह चुका है, लेकिन यहीं पर माइल्स मोरालिस भी होता है जो कि सिम्बियोट से लड़ने में स्कॉर्पियो की मदद करता है। लेकिन फाइट के दौरान नॉर्मन ऑसबॉर्न माइल्स मोरालिस को भी इन्फेक्ट कर देता है और अपने जैसा बना देता है, पर तभी वहाँ वेनम आ जाता है और किसी तरह स्कॉर्पियन को बचा लेता है। स्कॉर्पियन काफी ज्यादा घायल हो जाता है, इसीलिए वेनम उसे अपने कंधे पर उठाकर एक सेफ जगह पर ले जाता है, जहाँ पर पहुंचते ही एडी ब्रॉक देखता है कि स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, वुल्वरिन और द थिंग वो सब पहले से ही वहाँ खड़े हैं। फिर स्पाइडरमैन एडी से कहता है, फिक्र मत करो एडी, मैंने इन सबको सब बता दिया है। इसके बाद ही हम वहाँ ब्रूस बैनर को भी देखते हैं जो कि सबके पास आता है और सबसे कहता है कि द मेकर की बनाई हुई मशीन अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और उसकी हेल्प से हमने नॉर्मी के कोडेक्स को भी निकालकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी अपने कोडेक्स को निकालकर डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसके बाद स्पाइडरमैन सबसे कहता है कि अब हम सबको मशीन में जाकर अपने कोडेक्स को निकाल लेना चाहिए। फिर एडी ब्रॉक और स्पाइडरमैन मिलकर सबको मशीन में डाल देते हैं और उनके अंदर से कोडेक्स को निकालने लगते हैं। इसी दौरान स्पाइडरमैन एडी ब्रॉक से बात करने के लिए उसके पास आता है, पर एडी ब्रॉक एक ईवल स्माइल के
साथ हंसने लगता है। तभी कोई स्पाइडरमैन को पीछे से बुलाता है और यही हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन के पीछे से एडी ब्रॉक आता है और वो स्पाइडरमैन को दूर हटने के लिए कहता है, क्योंकि जो अब तक एडी ब्रॉक बनकर खड़ा था वो असल में कार्नेज होता है। और इसके तुरंत बाद ही कार्नेज अपने प्रॉपर अपीयरेंस में आ जाता है और कार्नेज की आर्मी उस जगह की छत को तोड़कर वहां आ जाती है। फिर कार्नेज को देखकर एडी को अपने बेटे डिलन की चिंता होने लगती है और वो अपने बेटे डिलन के पास जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वेनम एडी से कहता है, एडी अब हम और नहीं भाग सकते, हमें अब ये सब यहीं खत्म करना होगा। पर एडी ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद वेनम एडी से कहता है, एडी अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो फिर मैं किसी ऐसे होस्ट को ढूंढ लूंगा जो कि कार्नेज को हरा सकता है। और ये कहते ही वेनम सिम्बियोट एडी को छोड़कर ब्रूस बैनर से बॉन्ड हो जाता है, जिसके बाद ही ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेनम से बॉन्ड होने के बाद वो बनता है वेनमाइज्ड हल्क। इसके बाद वेनमाइज्ड हल्क और कार्नेज के बीच एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर वहीं दूसरी तरफ एडी ब्रॉक अपने बेटे डिलन और नॉर्मी को एक सेफ जगह पर छोड़ देता है और स्पाइडरमैन से कहता है कि वो उन बच्चों का ध्यान रखें। जिसके बाद एडी ब्रॉक खुद बाहर आ जाता है और कैप्टन अमेरिका की शील्ड और एक शॉकर ग्लव को पहनकर सिम्बियोट से फाइट करने लगता है। एडी ब्रॉक खुद से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं अपने आर्मर यानी अपने सिम्बियोट से अलग हो चुका हूँ और अब मैं डिफेंसलेस हूँ, इसीलिए अब अगर मेरा मरना तय है तो मैं ऐसे नहीं मरूंगा। और ये बोलकर एडी सिम्बियोट्स पर हमला करने लगता है। पर तभी एडी के सामने माइल्स मोरालेस आ जाता है, जो कि कार्नेज की आर्मी का हिस्सा बन चुका होता है। एडी को देखकर माइल्स उस पर हमला कर देता है, पर एडी कैप्टन की शील्ड से उसे रोक देता है और अपने शॉकर ग्लव से उसे एक जोरदार शॉक देता है, जिसकी वजह से माइल्स की बॉडी से कार्नेज का पार्ट हट जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि वेनमाइज्ड हल्क के पावरफुल अटैक्स के बावजूद भी कार्नेज को कुछ नहीं होता और कार्नेज अपने टेंटिकल्स को हल्क के ब्रेन में घुसाकर उसे सुलाने लगता है, जिस वजह से हल्क ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लेकिन ये सब देखकर माइल्स मोरालेस एडी से कहता है, एडी हमें वेनम को बचाना होगा, क्योंकि कार्नेज ने अगर हल्क से तुम्हारे सिम्बियोट को ले लिया तो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि उसे हम में से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जब तक एडी और माइल्स वहां तक पहुंच पाते उससे पहले ही वेनम कार्नेज को ब्रूस बैनर से अलग कर देता है और वेनम को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेता है। ये सब देखने के बाद एडी ब्रॉक ये समझ जाता है कि कार्नेज अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और अब उसका सिम्बियोट भी उससे छिन चुका है, इसीलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। पर तभी कैप्टन अमेरिका, वुल्वरीन और द थिंग उस मशीन से बाहर निकल जाते हैं और वो तीनों कार्नेज की आर्मी से लड़ने लगते हैं। इसके बाद एडी ब्रॉक माइल्स मोरालेस से कहता है, मैं नहीं जानता ये सारे सिम्बियोट्स यहाँ क्यों आए हैं और वो ये सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन एडी की इन बातों को सुनकर माइल्स एडी को बताता है, एडी कार्नेज और उसके सिम्बियोट्स मेकर की बनाई हुई ये मशीन हासिल करना चाहते हैं और ये सब मुझे तभी पता लगा जब मैं भी कार्नेज की आर्मी का हिस्सा था। पर माइल्स की बातों को सुनकर एडी उससे कहता है, पर ऐसा क्यों? ये मशीन तो कोडेक्स को निकालकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, तो फिर ये सब इस मशीन का क्या करेंगे? पर एडी की इन बातों को सुनते ही माइल्स मोरालेस एडी से कहता है, एडी मुझे नहीं पता कि मेकर ने तुमसे क्या बोला है, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि उसने तुमसे जो भी बोला है वो झूठ है। ये मशीन कोडेक्स को डिस्ट्रॉय नहीं करती, बल्कि ये कोडेक्स को कलेक्ट करती है। ये बात सुनते ही एडी ब्रॉक समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। इसके बाद ही एडी ब्रॉक भागता हुआ मेकर की बनाई हुई मशीन के पास पहुंच जाता है और उसे तोड़ देता है और मशीन के टूटते ही हम उसके अंदर बहुत सारे सिम्बियोट्स को देखते हैं, जो सिम्बियोट्स एडी को देखकर उससे बॉन्ड हो जाते हैं और ऐसे एडी ब्रॉक पहले से भी ज्यादा पावरफुल वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने विंग्स से उड़कर वो कार्नेज का पीछा करने लगता है। फिर इसके बाद एडी कार्नेज को पकड़ लेता है और उसे एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है। पर कार्नेज एडी से कहता है, एडी तुम इस बात को समझ नहीं पाए, मेरा प्लान अब ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम अपने सिम्बियोट को मुझसे अब्सॉर्ब कर लोगे और फिर उन सभी सिम्बियोटिक कोडेक्स की वजह से तुम नल को आजाद कर दोगे, और अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो मैं भी इन कोडेक्स को लेकर वही करूंगा। इसीलिए एडी ये फाइट तो पहले ही खत्म हो चुकी है। पर एडी कार्नेज से कहता है, मुझे तुमसे और तुम्हारे गॉड से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुमसे अपना सिम्बियोट वापस लेने दो, फिर मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा और तुम जरा मेरे दोस्तों की तरफ देखो, सब कुछ बहुत जल्दी बदलने वाला है। एडी की ये कहते ही हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल, डेडपूल, आयरन फिस्ट और मॉर्बियस जैसे बहुत से सुपर हीरोज कैप्टन अमेरिका, माइल्स मोरालेस, वुल्वरीन और द थिंग की मदद करने आ जाते हैं। और वहीं एडी ब्रॉक कार्नेज से फाइट करते हुए डिलन ब्रॉक के पास गिर जाता है। पर तभी कार्नेज डिलन को पकड़ लेता है और वो एडी से कहता है, एडी अब मैं जीत चुका हूँ, मैं अब तुम्हारे बेटे डिलन को मारकर उसके कोडेक्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लूंगा और अपने गॉड को जिंदा कर दूंगा। पर अगर तुम मुझे मार दोगे तब भी तुम्हें मेरे सिम्बियोट को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, जिस वजह से हमारा गॉड जिंदा हो जाएगा। इसीलिए अब तुम नल को जिंदा होने से नहीं रोक सकते एडी। पर एडी ब्रॉक अपने बेटे डिलन को बचाने के लिए अपनी बॉडी से एक स्वॉर्ड को क्रिएट करता है और उससे कार्नेज को मार देता है, जिसके साथ ही वो कार्नेज को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और क्लीटस कैसिडी वहीं पर गिर जाता है। इसके साथ ही जितने भी लोगों को कार्नेज ने इन्फेक्ट किया था वो लोग भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। पर एडी ब्रॉक अब उसे देख सकता है, उसे सुन सकता है, वो देख सकता है अपने गॉड को, गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल को। पर इसके बाद ही स्पाइडरमैन एडी के पास आता है और वो उससे पूछता है, एडी क्या हम ये वॉर जीत चुके हैं? जिस पर एडी जवाब देता है, हाँ हम ये वॉर जीत चुके हैं। और इसी के साथ ये कॉमिक यहीं पर एंड हो जाती है।
तो यही एब्सोल्यूट कार्नेज कॉमिक की कंप्लीट स्टोरी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोग इससे आगे की स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप हमारी हु किल्ड नल वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर इस स्टोरी के आगे के सारे इवेंट्स हैं। पर अगर आप लोग नल को नहीं जानते तो हमने नल के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी कर लें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।